नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा किया था, जिसके बाद अब बारी आती है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने की। इसके पहले हमने आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में बताया था कि किस तरह मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और छोटे छोटे अन्य राजाओं ने अपने अपने शासन अलग अलग जगहों पर चलाए। उसके बाद एक ही राजा ऐसा हुआ जिसने संपूर्ण भारत पर राज किया। आइए अब गुप्त साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। दोस्तों श्रीगुप्त का जो शासनकाल था 240 से 280 ईस्वी था, यानी अब हम लोग ईस्वी में बढ़ चुके हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य ही ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत पर अपना नियंत्रण प्राप्त किया। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, महाराजधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की। यह भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राज गद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण से भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण आपको अभी मैंने बताया। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। दोस्तों ये भी पूछा जाता है, इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना किसने की, तो हरिशेन ने की, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त जो था संगीत का प्रेमी था। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। यह बात सत्य है दोस्तों, वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को ही सिक्कों पर दिखाया गया है। दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ वह हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, फाहियान जो चीनी यात्री था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। यह भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त हुआ, दोनों इसी का नाम है। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। दोस्तों कभी कभी जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त दोनों में से कोई एक दिया रहता है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि गोविंद गुप्त कौन है और कुमार गुप्त कौन है। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप उसको टिक लगा दीजिएगा। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। दोस्तों अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को ऊपरी कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। यह कुछ शासन पद्धति की प्रणालियां हैं जो गुप्त शासन काल में प्रचलित थी, इन्हें आप देख सकते हैं। भू राजस्व का कुल उत्पादन 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था, यानी जितना भी पैदावार हुई है उसकी 1/4 से 1/6 के बीच राजस्व के रूप में राजा के पास जमा कर दिया जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि के लिए, वास्तु मतलब घर बनाने के लिए, चारागाह यानी पशुओं को चरने के लिए, खील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हुई यानी बंजर, अपरत ऐसी भूमि जो जंगली हो चुकी थी। दोस्तों, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है कि भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी को सती होने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, सती प्रथा जो थी, ऐसा माना जाता है कि उसका शुरुआत यहीं से हुआ था। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। जो भानुगुप्त थे ये अंतिम गुप्त शासक थे और पहली बार सती प्रथा का प्रचलन शुरुआत मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जिन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। वैष्णव यानी विष्णु के पुजारी थे। इसी कारण गरुड़ पुराण में गुप्तों के बारे में पता चलता है। हमें गरुड़ पुराण से गुप्तों के बारे में पता चलता है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। इसमें गुफा की संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। दोस्तों, अजंता में कुल 29 गुफाएं थीं, इसमें से 6 ही बचे हैं। लेकिन गुफा संख्या जो दोस्तों जो गुफा संख्या 16 और 17 है गुप्तकालीन यानी गुप्त काल में बनी हुई थी। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुप्त संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। यह आपसे पूछा जा सकता है, इस चित्रशाला में बुद्ध की जन्म, जीवन, महाभिनिष्कर्षण, कर्मण एवं महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र का उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं। दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थी। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे। इसमें उनका नाम दिया है आर्यभट्टियम, वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। दोस्तों, ये कुछ वैज्ञानिक थे प्राचीन काल के, या ज्योतिषी मान लीजिए या विद्वान, कुछ भी मान लीजिए। इनको पूछा जा सकता है आपको कि ये किसके शासन काल में थे, तो आप उसका जवाब देंगे कि ये गुप्त काल में थे। और गुप्त काल में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके पहले लोगों को यह ज्ञात था कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है, यानी अपोजिट पता था लोगों को। लेकिन आर्यभट्ट ने सबके आंखों से पर्दा को उठाया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको बार बार पूछा जा सकता है कि स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, तो आप बताएंगे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान का बहुत ही अच्छा विकास हुआ। इसके पहले ऐसा विकास नहीं हुआ था और इसी समय बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। आप जान ही रहे हैं कि इस समय बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ, वैज्ञानिक, ज्योतिषी पैदा हुए थे, जो गुप्तकालीन शासन के समकालीन थे।
तो दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो को देखने के बाद गुप्त काल के बारे में मोटा मोटा तौर पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझ में आ चुका होगा। दोस्तों मैं आपको सिर्फ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे रेलवे, पुलिस, लेखपाल, एसएससी, इन सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो हिस्ट्री से आते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।